चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की विचित्र चिड़िया। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। चित्र से ही पता लग रहा है कि अच्छी कहानी है। चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत दिन वे स्वर्ण नगरी में धनगुप्त नामक एक धनी सेठ जी रहते थे। सेठ जी को विचित्र वस्तु एकत्रित करने का बहुत शौक था। किसी भी विचित्र वस्तु को देखते उसे लेने के लिए उतावले हो जाते थे। सेठ जी का एक खूबसूरत खूबसूरत बाग था जिसमें सुनहरी आमों का विचित्र पेड़ था। सुनहरी आमों के उस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन ईरान का एक व्यापारी उस पेड़ को देखने आया। विचित्र सुनहरी आमों का पेड़, ऐसा पेड़ तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। सेठ जी, कुछ सुनहरी आम मुझे दे दीजिए, मैं अपने देश में जाकर लगाऊंगा। क्षमा करना भाई, मैं इस पेड़ का एक आम भी किसी को नहीं दे सकता। सेठ जी, मेरी बात मान लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े। सोच लीजिए, आपका और हमारा व्यापारिक संबंध है। इस सुनहरी आमों के लिए मैं व्यापार की भी चिंता नहीं करता। ईरानी व्यापारी चला गया, लेकिन सेठ धनगुप्त के मन में संदेह का बीज बो गया। मुनीम जी, बाग के सभी पहरेदारों को बुलाकर कह दो कि बाग की रखवाली बहुत सावधानी से करे। हमें आमों की चोरी का डर है। मैं अभी सभी पहरेदारों को सावधान कर देता हूँ सेठ जी। मुनीम जी ने सभी पहरेदारों को सतर्क कर दिया था, लेकिन जब सेठ धनगुप्त सुबह होने पर बाग में पहुंचे, अरे मुझे आज कुछ आम कम दिखाई दे रहे हैं। कहीं पहरेदारों ने आम तोड़कर उस व्यापारी को तो नहीं बेच दिए। सेठ जी ने मुनीम जी से कहकर सारे पहरेदारों को बुलवाया। कल हमने जितने आम देखे थे, आज उतने आम पेड़ पर नहीं है। अवश्य ही तुम में से किसी ने चोरी करके आम किसी को बेचे हैं। नहीं सेठ जी, हमने पेड़ से कोई आम नहीं तोड़ा और न ही किसी को दिया। तुमने आम चोरी नहीं किए तो आम कम कैसे हो गए? मालिक, हमने तो किसी को बाग में घुसते हुए भी नहीं देखा। हम कसम खाकर कह रहे हैं मालिक, हम इस चोर का पता लगा कर ही रहेंगे। यह पेड़ हमें प्राणों से भी प्यारा है। शेर जी मुनीम जी के साथ चले गए। शेर जी पहरेदारों को जितना डांटते डपटते रहे, उतने ही आम कम होते गए। एक दिन शेर जी सुबह सुबह बाग में पहुंचे तो बुरी तरह चौंक पड़े। अरे यह क्या, केवल 3 आम? नहीं, यह नहीं हो सकता मुनीम जी। हमारे तीनों बेटों को अभी बुलाइए। अभी बुलवाता हूँ मालिक। एक पहरेदार तुरंत दौड़कर सेठ जी के तीनों बेटों जय, किशन और सरयू को बुला लाया। जय किसी ने सारे आम चोरी कर लिए, बस 3 आम ही शेष रह गए हैं। अगर किसी ने इन्हें भी चोरी कर लिया तो हम आमों के बिना कैसे रहेंगे? ऐसा न कहे पिताजी, हम किसी को यह 3 आम चोरी नहीं करने देंगे। किशन, तुम जानते हो कि हम सुनहरी आमों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। बहुत वर्षों पहले इस पेड़ का पौधा एक सन्यासी ने हमें दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पर जब तक एक भी आम रहेगा यह फलता रहेगा, लेकिन जब इसके सारे आम तोड़ लिए जाएंगे तो यह सूख कर गिर जाएगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज रात मैं इस पेड़ की रखवाली करूंगा। बेटे, बहुत होशियारी से पहरा देना, कहीं सो नहीं जाना। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। जय की बातों से आश्वस्त हो सेठ जी हवेली में चले गए और उस रात जय पूरी तरह तैयार होकर आमों की रखवाली करने लगा। आधी रात तक जय पूरी सतर्कता से रखवाली करता रहा, लेकिन ठंडी हवा के झोंकों ने जल्दी ही उसे सोने पर विवश कर दिया। मेरे रहते आज कोई चोर यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा। थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूँ। और जय पेड़ के साथ कमर लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और उसके खर्राटे गूंजने लगे, कर कर। सुबह जब जय की आंख खुली तो वह पेड़ की ओर देखते ही चौंक पड़ा। अरे एक आम कौन चुरा कर ले गया? मैं पेड़ के नीचे ही तो सोया था। अगर कोई चोरी करने आता तो मुझे उससे पता चलता। अभी जय यह सोच ही रहा था कि तभी किशन और सरयू के साथ सेठ जी वहां आ गए। क्या पेड़ से एक आम चोरी हो गया और तुम उस चोर को नहीं पकड़ सके? पिताजी, जय भाई सो गए होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरे रहते कोई आम कैसे चुरा कर ले जाता है। तुम भी उस चोर को नहीं पकड़ सकोगे। हमें लगता है अब इस अद्वितीय पेड़ का अंत आ गया है। पिताजी, आप इतना परेशान न हो, मैं आज रात उस चोर को अवश्य पकड़ लूँगा। फिर सुनहरी आमों का पेड़ कभी सूख कर नहीं गिरेगा।
और उस रात किशन सुनहरी आमों के पेड़ की रखवाली करने लगा। अरे मेरे रहते चोर तो क्या, उसकी परछाई भी यहाँ नहीं आएगी। एक बार मेरे सामने आ जाए, एक ही वार में उसकी गर्दन अलग कर दूंगा। आधी रात बीत गई थी और घूमते घूमते किशन बहुत थक गया था। कुछ देर में वह भी गहरी नींद सो गया और जब जागा तो अरे बाप रे, सुबह हो गई और पेड़ से एक आम भी चोरी हो गया। अब पिताजी को क्या जवाब दूंगा। किशन सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी उसे सरयू के साथ आते हुए सेठ जी दिखाई दिए। अरे पिताजी इधर ही आ रहे हैं, हे भगवान मुझे पिताजी के क्रोध से बचाना। शायद सेठ जी ने दूर से पेड़ पर एक आम देख लिया था। वह तेज कदमों से चलते हुए किशन के पास आए। किशन, तुम भी उस चोर को नहीं पकड़ सके। अब पेड़ पर एक ही आम बचा है जिसे आज रात को कोई अवश्य चुरा लेगा और फिर इस पेड़ को कोई नहीं बचा सकेगा। पिताजी, जय और किशन तो बचपन से आलसी रहे हैं। इनके सो जाने से चोर को आमों की चोरी का मौका मिल गया होगा। लेकिन पिताजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उस चोर को अवश्य पकड़ लूंगा। नहीं, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। तुम भी आमों के चोर को नहीं पकड़ पाओगे। हाय मेरा सुनहरी आमों का पेड़ अब नहीं रहेगा। पिताजी, आप इतना निराश न हो। मैं आज रात उस चोर को अवश्य पकड़ लूंगा। आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए। सरयू कहता ही रहा, पिताजी आज मैं उस चोर को पकड़ लूंगा पिताजी। लेकिन सेठ जी के कदम हवेली की ओर बढ़ते ही चले गए। उस रात सरयू अकेले बचे आम की रखवाली पर बैठा था। बाग का शीतल मौसम उसे सोने पर विवश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मुंह धोकर अपने को नींद से कोसों दूर रख रहा था। आज मैं आमों के चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। देखता हूँ वह कैसे चोरी करके ले जाता है। आधी रात बीत चुकी थी लेकिन अभी तक वहाँ कोई नहीं आया था। तभी सरयू के मस्तिष्क में एक विचार उभरा। मुझे यहाँ पर घूमते देख शायद वह चोर कभी नहीं आएगा। मैं झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता हूँ और फिर उसके आते ही उसे पकड़ लूँगा। तुरंत सरयू झाड़ियों में छिप कर बैठ गया। उसे झाड़ियों में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई तो धीरे धीरे उस पर निद्रा देवी का प्रकोप होने लगा। अब तो सुबह होने में कुछ ही घंटे शेष रहे होंगे। लगता है आज रात वह चोर नहीं आएगा। आ सरयू को नींद आने लगी थी, लेकिन वह पूरी तरह अपने को जगाए रख रहा था। अब तो नहीं रहा जाता, लगता है अब तो नींद आकर रहेगी। लेकिन तभी उसकी आंखें किसी चमक से चौंधिया गई। कोई सुनहरी चीज उड़ती हुई आम के पेड़ पर आकर ठहर गई थी। अरे, यह विचित्र सुनहरी चिड़िया कहाँ से आ गई। ऐसी चिड़िया तो मैंने कहीं देखी सुनी नहीं। अभी सरयू उस झाड़ी से निकल कर बाहर जाता कि वह चिड़िया आम के पास पहुंच गई। शायद यही चिड़िया सुनहरी आमों को चुरा कर ले जाती है, लेकिन आज मैं इसे आम चोरी नहीं करने दूंगा। सरयू दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंचा और उछलकर उसने सुनहरी चिड़िया को पकड़ लिया। आज आई हो, हाथ में बहुत चोरी करके आम खाए हैं। आज सारे आमों का हिसाब लिया जाएगा तुझसे। लेकिन तभी सुनहरी चिड़िया ने तेजी से पंख फड़फड़ाए और सरयू के हाथ से निकल गई। अरे, यह तो हाथ से निकल गई। पिताजी को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत नाराज होंगे। लेकिन तभी सरयू का ध्यान अपने हाथ की तरफ गया। अरे यह क्या, यह तो सुनहरी चिड़िया का पंख है। कितना सुंदर सुनहरी पंख है। मैं अभी जाकर पिताजी को दिखाता हूँ। और फिर सरयू तेजी से हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में पहुंचकर अभी सरयू कुछ कहता कि सेठ जी उसे देखते ही बोल उठे। सरयू, तुम यहाँ कैसे चले आए? अभी तो सुबह भी नहीं हुई। पिताजी, मैंने आमों के चोर को पकड़ लिया था, लेकिन वह मेरे हाथों से निकल कर उड़ गई। क्या कह रहे हो? हाथ से निकल कर उड़ गई? क्या कोई भूत प्रेत थी? नहीं पिताजी, वह एक सुनहरी चिड़िया थी। वही हमारे सुनहरी आमों को खा जाती थी। यह देखो, उसका सुनहरी पंख। सेठ जी उस पंख को हैरानी से देखने लगे। ओह, सुनहरी चिड़िया हमारे सुनहरी आमों को खाती रही और हम उस ईरानी व्यापारी पर शक करते रहे। तभी सेठ धनगुप्त ने कुछ सोचा। अगर ऐसी सुनहरी चिड़िया मेरे पास हो तो दूर दूर से लोग उसे देखने आएंगे, फिर मेरा बहुत नाम होगा। यह सोचकर उन्होंने सरयू से कहा, सरयू, कहीं से भी तुम उस सुनहरी चिड़िया को लेकर आओ। उस विचित्र चिड़िया को लोग हमारे पास देखेंगे तो बहुत हैरान होंगे, फिर दूर दूर तक हमारा नाम होगा।
लेकिन पिताजी, मैं उस सुनहरी चिड़िया को कैसे ला सकता हूँ? वह कहाँ रहती है, इसका तो किसी को भी पता नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें कहीं से भी उस सुनहरी चिड़िया को लाना होगा। याद आया पिताजी, पेड़ पर एक आम तो बाकी बचा है, शायद कल रात फिर सुनहरी चिड़िया उस आम को खाने के लिए आए। अगर वह चिड़िया नहीं आई तो? ओ पिताजी, ओहो पिताजी, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं? कल रात वह चिड़िया आएगी तो मैं उसे पकड़ लूँगा। सेठ जी बहुत मुश्किल से शांत हुए, लेकिन उन्हें सरयू पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वह सचमुच उस सुनहरी चिड़िया को पकड़ लेगा। इसलिए रात होते ही सवै जय किशन और सरयू के साथ झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। लेकिन सुबह तक सुनहरी चिड़िया वहां नहीं आई। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन सुनहरी चिड़िया फिर नहीं आई। शायद वह उस दिन पकड़ लिए जाने से घबरा गई थी। उधर सेठ जी उस चिड़िया की चिंता में घुलते चले गए थे। सेठ जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई, तो एक दिन तीनों भाइयों ने मुनीम जी से विचार विमर्श किया। मालिक को पता नहीं क्या हो गया है, हर समय सोच में डूबे रहते हैं। अब तो भोजन भी बहुत थोड़ा खाते हैं। अब हमसे पिताजी का दुख नहीं देखा जाता, किसी न किसी तरह से सुनहरी चिड़िया का पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, अब तो पिताजी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। क्यों न हम तीनों कल सुनहरी चिड़िया की खोज में निकल पड़े। आखिर कहीं ना कहीं तो वह सुनहरी चिड़िया मिलेगी। और यह विचार कर तीनों सेठ जी के कमरे में पहुंचे। पिताजी, हम तीनों भाई सुनहरी चिड़िया की खोज में जाना चाहते हैं, आप हमें बाहर जाने की आज्ञा प्रदान करें। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। पता नहीं सुनहरी चिड़िया किस देश में मिलेगी, तुम उसके लिए जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे। बेटे, तुम तीनों घर से चले गए तो मैं अकेली क्या करूंगी? अपने पिताजी की हालत तो तुम देख ही रहे हो। माँ, आप पिताजी की देखभाल करना, हम बहुत जल्दी ही लौट आएंगे। सेठ जी के बार बार मना करने पर भी वे तीनों सुनहरी चिड़िया की खोज में निकल पड़े। रात दिन चलते हुए तीनों घने जंगल में पहुंचे। किशन, सरयू, आज रात हम यहाँ पर आराम करेंगे और कल सुबह अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे। सुबह उठकर तीनों ने एक दूसरे से विदा ली और अलग दिशाओं को चल दिए। जय कुछ दूर जाकर रुक गया और सरयू को जाते हुए देखने लगा। सरयू के आंखों से ओझल होते हुए पलटकर किशन की दिशा में चल दिया। कुछ ही देर में जय किशन के पास पहुंच गया। क्या बात है भैया, तुम क्यों लौट आए? किशन, सरयू जंगल की ओर गया है, वहां से उसका लौटना संभव नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो जय? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम भी बहुत बोले हो किशन। अरे जंगल में कोई जानवर सरयू को खा जाएगा और पिताजी चिंता में मर जाएंगे, फिर सारी संपत्ति हम दोनों की होगी। दोनों खुश होकर साथ साथ वापस चल दिए। उधर सरयू निर्भीक घने जंगल में बढ़ता जा रहा था। कई दिन कई रात घने जंगल में चलता हुआ सरयू एक घने वृक्ष के पास पहुंचा तो मिट्टी के एक ढेर को देखकर चौंक पड़ा। अरे यह मिट्टी का ढेर कैसा है? ऐसा लगता है कि कोई आदमी बैठा बैठा मिट्टी का ढेर बन गया है। सरयू बहुत देर तक हैरानी से उसे देखता रहा। तभी उसे वह ढेर हिलता हुआ नजर आया। अरे यह मिट्टी का ढेर तो हिल रहा है। हे भगवान, कोई भूत प्रेत या राक्षस न हो। और कुछ क्षणों में मिट्टी के उस ढेर में से एक सन्यासी बाहर निकल आया। वत्स, हम 20 वर्षों से तपस्या कर रहे थे, आज हमारी तपस्या पूरी हुई है, लेकिन तुम इस घने जंगल में किस लिए आए हो? बाबा, मैं सुनहरी चिड़िया की खोज में यहाँ आया हूँ, लेकिन कई सप्ताह भटकने पर भी मुझे उसका कुछ पता नहीं चला है। और सरयू ने सन्यासी को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर सन्यासी ने कहा, बेटे, 30 वर्षों पहले हमने ही तुम्हारे पिता को सुनहरी आम का पौधा दिया था। आज हम ही तुम्हें उस सुनहरी चिड़िया का पता बताएंगे, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत दुर्गम है। वहां पहुंचने का रास्ता कितना ही दुर्गम क्यों न हो, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मेरे पिताजी के जीवन मरण का प्रश्न है। देखो बस, यहाँ से दक्षिण दिशा में जाने पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। दाईं ओर से जाने पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बाईं ओर जाने पर तुम्हारे घोड़े की बाईं ओर जाने पर तुम्हारे घोड़े की दोनों रास्ते तुम्हें सुनहरी चिड़िया के देश में ले जाएंगे।
सन्यासी से विदा लेकर सरयू दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। कोसों दूर चलने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचा जहां दो रास्ते बने हुए थे। अच्छा, तो यहाँ से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं को जाते हैं। और फिर उसने बाएं रास्ते पर घोड़ा मोड़ दिया। चल भाई दोस्त, आज तुझे ही मेरे लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा। वह कुछ दूर ही चला था कि उसने एक विचित्र राक्षस को पेड़ पर लटके देखा। और अभी सरयू संभल पाता कि उसने घोड़े को पकड़कर उठा लिया। हिन 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 आ। सरयू के देखते देखते उस विचित्र राक्षस ने घोड़े को खाना शुरू कर दिया। आहा, आज बहुत दिनों के बाद इतना तगड़ा घोड़ा खाने को मिला है। नहीं, तुम मेरे घोड़े को नहीं खा सकते, इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह मेरा भोजन है, मैं इसे अवश्य खाऊंगा। तुम्हें सन्यासी ने पहले ही बताया था, फिर तुम इस रास्ते पर क्यों आए? कुछ ही देर में वह घोड़े को खाकर पेड़ से उतरकर चल दिया। सरयू उसके पीछे लपका। ठहरो ठहरो विचित्र राक्षस ने गुस्से से कहा। क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुमने मेरे घोड़े को मार दिया, अब मैं सुनहरी चिड़िया की खोज में कैसे जाऊंगा? मैं क्या जानूं? मुझे एक सन्यासी ने श्राप दिया है, इसलिए मैं केवल घोड़े का ही मांस खा सकता हूँ। बहुत दिनों से इधर कोई घोड़ा आया नहीं था, मैं भूख से मर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा घोड़ा खा लिया। लेकिन तुम सुनहरी चिड़िया को क्यों खोज रहे हो? सरयू ने विचित्र राक्षस को सुनहरी चिड़िया की सारी कहानी सुनाई। अरे हाँ, सन्यासी ने कहा था कि जब मैं किसी की सहायता करूँगा तो यह सांप नष्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हें सुनहरी चिड़िया के देश में ले चलता हूँ। अनेक नदियाँ और पर्वतों को पार कर विचित्र राक्षस एक विशाल पत्थरों के महल के पास उतरा। इस देश के राजा के महल में सुनहरी चिड़िया रहती हैं, तुम वहाँ जाकर उस चिड़िया को ला सकते हो। मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। महल के बाग में तुम्हें सुनहरी चिड़िया पिंजरे में बंद मिलेगी। तुम पेड़ पर चढ़कर पिंजरे में से उसे निकाल लेना, लेकिन उस पिंजरे को नहीं लाना, नहीं तो तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सरयू को महल में घुसकर भीतर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सभी पहरेदार सो रहे थे। महल में इधर उधर घूमता हुआ सरयू आखिर उस बाग में सुनहरी चिड़िया तक पहुंच ही गया। अरे सचमुच, यह तो वही सुनहरी चिड़िया है, अब बचकर कहाँ जाएगी? पेड़ पर चढ़कर सरयू ने पिंजरे में से उस चिड़िया को निकाल लिया। आहा, अब मैं इसे ले जाकर अपने पिताजी को दिखाऊंगा तो वह खुश हो जाएंगे। तभी सरयू ने कुछ सोचा। इस चिड़िया को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैं इसे घर तक कैसे ले जाऊंगा? कहीं रास्ते में मेरे हाथ से उड़ गई तो? मुझे इस पिंजरे को भी उतार लेना चाहिए। और यह सोचकर सरयू उस पिंजरे को उतारने लगा, लेकिन अभी उसने पिंजरा उतारा ही था कि चारों ओर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, सुनहरी चिड़िया को चोरी करके ले जा रहा है। देखते देखते बहुत से पहरेदारों ने सरयू को घेर लिया। फिर उसको पकड़कर पहरेदार राजा के पास ले गए। तुम सुनहरी चिड़िया को चोरी करके ले जा रहे थे, हम तुम्हें प्राण दंड देंगे। सैनिकों, इस परदेशी को काल कोठरी में बंद कर दो। महाराज, मुझे क्षमा करें, अपने पिता के प्राण बचाने के लिए मैं बहुत दूर स्वर्ण नगरी से यहाँ आया हूँ। और फिर उसने राजा को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर राजा ने कहा, परदेसी, हम तुम्हें क्षमा करके सुनहरी चिड़िया भी तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जल्दी कहिए, मुझे क्या काम करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। 7 समुंदर पार राक्षस नगरी के राजा बिक्कासुर के पास एक सुनहरी घोड़ा है, तुम्हें वह घोड़ा हमें लाकर देना होगा। राक्षसों के राजा से वह घोड़ा मैं कैसे ला सकता हूँ? राक्षस तो मुझे देखते ही खा जाएंगे। लेकिन मरता क्या नहीं करता, आखिर उसे कहना ही पड़ा। मैं 1 सप्ताह में आपको वह घोड़ा ला कर दे दूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम तुम्हें दुनिया के हर कोने से पकड़ लाएंगे और तुम्हें प्राण दंड देंगे। राजा से वादा करके सरयू लौटकर फिर विचित्र राक्षस के पास पहुंचा। क्या हुआ, तुम सुनहरी चिड़िया को क्यों नहीं लाए? सरयू ने उसे सारी बातें बताई तो विचित्र राक्षस ने कहा, ओ, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था, लेकिन तुम नहीं माने।
और मुसीबत में फंस गए। चलो मैं तुम्हें राक्षसों की नगरी में ले चलता हूँ। और फिर वह विचित्र राक्षस सरयू को पीठ पर बैठा कर चल दिया। राक्षस नगरी में पहुंचकर विचित्र राक्षस पेड़ों के पीछे किले के पास उतरा। इस किले में राक्षसों का राजा बिकासुर रहता है। तुम अंदर जाकर उसके अस्तबल से उस घोड़े को ले आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस घोड़े की लगाम नहीं उठाना, नहीं तो तुम फिर किसी संकट में फंस जाओगे। लेकिन मैं उस किले में कैसे जाऊंगा? वहां तो दरवाजे पर कई राक्षस पहरा दे रहे हैं। और तभी विचित्र राक्षस ने कुछ बुदबुदाते हुए हाथ उठाया और उसके हाथ में एक शीशी आ गई। यह लो, इस शीशी को दूर से ही उन राक्षसों के पास फेंक देना, इसके धुएं से वे सब बेहोश हो जाएंगे। विचित्र राक्षस ने उस शीशी को लेकर सरयू किले के विचित्र राक्षस है उस शीशी को लेकर सरयू किले के दरवाजे के सामने पहुंचा। फिर एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उसने शीशी का ढक्कन खोलकर उनके पास फेंक दिया। शीशी के गिरते ही उसमें से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। उस धुएं से सभी राक्षस बेहोश होकर गिर पड़े। उनके बीच से गुजरकर सरयू मजे से किले में चला गया। कुछ देर इधर उधर घूमता हुआ सरयू अस्तबल में पहुंच गया। अरे कितना सुंदर सुनहरी घोड़ा है, जल्दी से खोलकर इसे ले चलता हूँ, कहीं पहरेदारों की बेहोशी टूट न जाए। लेकिन तभी दीवार पर लटकी लगाम को देखते ही सरयू विचित्र राक्षस की चेतावनी भूल गया। आहा, कितनी सुंदर हीरे मोती जड़ी लगाम है। इस लगाम के बिना सुनहरी घोड़े की शोभा क्या, और बिना लगाम के घोड़े को कैसे चलाऊंगा। और यह सोचकर उसने लगाम को उठाया ही था कि भयंकर शोर गूंज उठा। पकड़ो पकड़ो, कोई सुनहरी घोड़े को चोरी करके ले जा रहा है। चोर को पकड़ो, चोर को मार डालो। कुछ ही पलों में अनेक राक्षसों ने सरयू को घेर लिया। तुम हमारे सुनहरी घोड़े को चुरा कर ले जा रहे थे, अब हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जाएंगे। हमारा राजा तुम्हें मार कर खा जाएगा। हा हा हा। राक्षस उसे पकड़कर अपने राजा बिकासुर के पास ले गए। राक्षस राज की जय हो, यह मनुष्य हमारे सुनहरी घोड़े को चोरी करके ले जा रहा था। क्या कहा? हमारे सुनहरी घोड़े को ले जा रहा था? इस मनुष्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम सब खा जाओ। हा 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 हा। मुझे क्षमा करे राक्षस राज, मैंने इस घोड़े की चोरी पत्थरों की नगरी के राजा वीरभद्र के कहने से की है। इस घोड़े के बदले मुझे उनसे सुनहरी चिड़िया लेनी है। तुम उस सुनहरी चिड़िया को लेकर क्या करोगे? सच बोलना, अगर झूठ बोले तो हम तुम्हें अपने कुत्तों को खिला देंगे। राक्षस राज, मैं सुनहरी चिड़िया लेकर जाऊंगा तो उसे देखकर मेरे पिताजी चिंता मुक्त होंगे। अगर मैं चिड़िया लेकर नहीं गया तो वह प्राण त्याग देंगे। ऐसी बात है तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं और यह घोड़ा भी तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? पर आप जल्दी से शर्त बताइए, मैं उसे पूरा करके सुनहरी घोड़ा लेना चाहता हूँ। तो सुनो, यहाँ से 1000 योजन दूर नील देश है। उस देश की राजकुमारी सोनम बहुत खूबसूरत है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। आप उस राजकुमारी को उठा लाइए और विवाह कर लीजिए, आपको कौन रोक सकता है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि नील देश के महल में कोई राक्षस नहीं घुस सकता। अग्नि देवता उस महल की रक्षा करता है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम उस महल में जा सकते हो। अगर तुम राजकुमारी सोनम को ले आए तो हम तुम्हें सुनहरी घोड़ा दे देंगे। यदि तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे देश में जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को मार कर खा जाएंगे। नहीं राक्षस राज, मैं कभी नहीं भागूंगा। मैं उस राजकुमारी को अवश्य लेकर आऊँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। राजा बिकासुर ने उसे मुक्त कर दिया। खाली हाथ सरयू जब विचित्र राक्षस के पास पहुंचा तो वह आश्चर्य से देखता रह गया। क्या हुआ, तुम फिर खाली हाथ लौट आए? क्या तुम्हें सुनहरी घोड़ा नहीं मिला? सुनहरी घोड़ा तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं उसकी लगाम के लालच में अंधा होकर मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? सरयू की बातें सुनकर उस विचित्र राक्षस को भी क्रोध आ गया। सरयू, तुम अपनी गलती से एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हो। नील देश की राजकुमारी को लाने में तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं।
कुछ भी हो, मुझे हर हालत में से उस राजकुमारी को लाना होगा, नहीं तो राजा बिकासुर मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। अच्छा, मैं तुम्हें नील देश ले चलता हूँ, लेकिन सावधान, अगर फिर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बस तुम एक बार मुझे नील देश में ले चलो। विचित्र राक्षस फिर एक बार सरयू को अपनी पीठ पर बैठाकर नील देश की ओर चल दिया। 1000 योजन की यात्रा करके जब वह नील देश में जा पहुंचा, सरयू, अब हम नील देश में पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें राजा के महल के पास उतार दूंगा। राजकुमारी को लेकर आना तुम्हारा काम है। ठीक है, तुम मुझे महल के पास तक पहुंचा दो। विचित्र राक्षस ने सरयू को महल के समीप पहुंचा दिया। वह सामने राजा का महल है, उस महल में जाकर तुम राजकुमारी को ले आओ, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। लेकिन जब सरयू कुछ देर वहीं खड़ा रहा तो, अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जाते क्यों नहीं? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने देश लौट जाऊंगा। लेकिन मैं महल में कैसे जा सकता हूँ? तुम देख नहीं रहे दरवाजे पर कितने सैनिक खड़े हैं, मुझे देखते ही भालों से छलनी बना देंगे। सरयू, जाना तो तुम्हें ही होगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरी इतनी सहायता की है, क्या तुम मेरे लिए इस महल में घुसकर राजकुमारी सोनम को नहीं ला सकते? देखो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम यह उपकार करके मेरे पिताजी का जीवन बचा लो। आखिर विचित्र राक्षस को ही महल में जाना पड़ा। वह उड़ता हुआ पीछे की ओर से महल में चला गया। विचित्र राक्षस एक बाग में उतरकर फूलों के बीच छिपकर बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक राजकुमारी सोनम वहां अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली आई। राजकुमारी सोनम उधर ही आ निकली थी जिधर विचित्र राक्षस छिप कर बैठा था। अरे, राजकुमारी तो इधर ही आ रही है। कुछ ही देर में वह भूत पास आ गई। हाँ, यही अवसर ठीक रहेगा। राजकुमारी की एक सहेली के अलावा उसके पास कोई नहीं है। राजकुमारी सोनम अपनी सहेली के साथ बातों में खोई हुई थी। राजकुमारी जी, आज मौसम बहुत सुहावना है। हाँ, ऐसी शीतल वायु में तो मन करता है पंख लगाकर उड़ते रहे। मेरा मन तो यह भी करता है इन फूलों में छिप जाऊं, कोई मुझे ढूंढ न सके। राजकुमारी तेजी से दौड़ने लगी और जैसे ही दौड़कर राजकुमारी फूलों के बीच पहुंची, तुरंत विचित्र राक्षस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन राजकुमारी के मुंह से एक चीख निकल गई। आई, कौन हो तुम? इन फूलों में क्यों छिप कर बैठे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ राजकुमारी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अपने सैनिकों को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। राजकुमारी ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन विचित्र राक्षस ने लपक कर उसे पकड़ लिया। भाग कर कहाँ जाओगी? राजकुमारी की सहेली उस विचित्र राक्षस को देखते ही चीख उठी। बचाओ, सैनिकों, सैनिकों! दूसरी लड़कियों ने भी चौंक कर उस ओर देखा और वे भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई राजकुमारी को बचाओ, बचाओ! आ हा हा! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ! और जब तक सैनिक दौड़कर विचित्र राक्षस के पास पहुंचते, उससे पहले वह राजकुमारी को लेकर उड़ गया। राक्षस राजकुमारी को ले गया। ओह, वह भाग गया। छोड़ दो! आ! कुछ ही देर में विचित्र राक्षस राजकुमारी को लेकर सरयू के पास पहुंचा। सरयू, मैं राजकुमारी को ले आया हूं, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंच गए, लेकिन विचित्र राक्षस सरयू को लेकर तब तक उड़ चुका था। जब विचित्र राक्षस उन दोनों को लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। कौन हो तुम? इस तरह मेरा अपहरण करके क्यों ले जा रहे हो? राजकुमारी, मैं स्वर्ण नगरी का वासी हूँ, हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। और फिर सरयू ने उसे सारी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर राजकुमारी कुछ सोचने लगी। यदि इसने मुझे सचमुच बिकासुर राक्षस को सौंप दिया तो? राजकुमारी, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, मैं बिकासुर के पास नहीं जाऊंगी, इससे तो मैं मर जाना अच्छा समझती हूँ। कितनी खूबसूरत है राजकुमारी, काश यह मेरी दुल्हन बनती। इधर राजकुमारी सोच रही थी, काश यह नवयुवक ही मेरा पति बनता। कुछ ही देर में विचित्र राक्षस उन दोनों को लेकर बिकासुर के किले के पास उतरा। सरयू, अब जल्दी से राजकुमारी को बिकासुर के पास छोड़कर सुनहरी घोड़ा ले आओ।
लेकिन सरयू उस स्थान से बिल्कुल हिला नहीं। तो विचित्र राक्षस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सरयू, तुम जाते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपने पिता के प्राण नहीं बचाने हैं? लेकिन इतनी सुंदर राजकुमारी बिकासुर को नहीं सौंपना चाहता। कहीं यह दोनों एक दूसरे को प्यार तो नहीं करने लगे? सरयू, मुझे सच सच बताओ, तुम बिकासुर को राजकुमारी क्यों नहीं सौंपना चाहते? सरयू कुछ सकुचाते हुए बोला, मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ओ, यह बात है। अच्छा, अब बिकासुर से राजकुमारी को बचाने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। कुछ पल बाद विचित्र राक्षस ने कहा, सरयू, मैं अपने रूप को राजकुमारी के रूप में परिवर्तित कर लेता हूँ। तुम मुझे लेकर बिकासुर के पास चलो। फिर तुम मुझे सौंप कर बिकासुर से सुनहरी घोड़ा ले आना। कुछ देर बाद मैं वहाँ से भाग आऊँगा। तुम दोनों मेरी यही प्रतीक्षा करना। और फिर पलक झपकते विचित्र राक्षस राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे सचमुच, तुम तो राजकुमारी से भी सुंदर दिखाई दे रहे हो। हाँ, अब वह राक्षस अवश्य धोखा खा जाएगा। कुछ देर में सरयू राजकुमारी बने विचित्र राक्षस को लेकर किले में बिकासुर के पास पहुंचा। राजा, यह लो राजकुमारी और मुझे सुनहरी घोड़ा दे दो। हा हा हा, अब मैं इस राजकुमारी से विवाह करूंगा। तुम सुनहरी घोड़ा ले जा सकते हो, और हाँ, हम तुम्हें सुनहरी लगाम भी देते हैं। सरयू विचित्र राक्षस को वहां छोड़ सुनहरे घोड़े पर बैठ जल्दी से राजकुमारी सोनम के पास पहुंचा। उन्हें प्रतीक्षा करते हुए अभी अधिक देर नहीं हुई थी कि तभी विचित्र राक्षस बिकासुर के पास से भाग आया। सरयू, तुम घोड़े और राजकुमारी को लेकर जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, हमें जल्दी से निकलना है। और फिर विचित्र राक्षस उन तीनों को लेकर राजा वीरभद्र के राज्य की ओर उड़कर चल दिया। राजा वीरभद्र के महल के पास उतरकर विचित्र राक्षस ने सरयू से कहा, सरयू, यह घोड़ा वीरभद्र को देकर तुम सुनहरी चिड़िया ले आओ। मैं राजकुमारी के साथ यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। मैं इस घोड़े को उस राजा को नहीं सौंपना चाहता। ऐसा विचित्र घोड़ा तो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। इसका मतलब कि तुम यह घोड़ा भी राजा वीरभद्र को नहीं देना चाहते? अच्छा, तो घोड़े की जगह मुझे ही रूप परिवर्तित करके जाना पड़ेगा। अगले क्षण विचित्र राक्षस ने अपने को सुनहरी घोड़े के रूप में परिवर्तित कर लिया। अरे वाह, एकदम सुनहरी घोड़ा! राजा को सचमुच कुछ पता नहीं चलेगा। सरयू सुनहरी घोड़ा बने विचित्र राक्षस को लेकर महल में राजा वीरभद्र के पास पहुंचा। महाराज, मैं अपने वादे के अनुसार सुनहरी घोड़ा ले आया हूँ। आप मुझे जल्दी से सुनहरी चिड़िया दे दीजिए। आहा, ऐसा विचित्र घोड़ा किसी के पास नहीं होगा। यह लो सुनहरी चिड़िया, तुम इस पिंजरे को भी ले सकते हो। राजा से सुनहरी चिड़िया लेकर सरयू जल्दी से राजकुमारी के पास चल दिया। सरयू जब सुनहरी चिड़िया का पिंजरा लेकर राजकुमारी सोनम के पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुई। राजकुमारी, हम दोनों इस सुनहरी घोड़े पर बैठकर चलते हैं। थोड़ी देर में विचित्र राक्षस राजा को धोखा देकर भाग आएगा। फिर दोनों सुनहरी घोड़े पर सवार हो तेजी से चल पड़े। अभी वह अधिक दूर नहीं गए थे कि विचित्र राक्षस भी उनके पास पहुंच गया। सरयू, जल्दी से घोड़े सहित मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें पवन वेग से ले चलूंगा। अपनी पीठ पर सरयू और राजकुमारी को बैठाकर विचित्र राक्षस उस जंगल पहुंचा जहां पहली बार सरयू मिला था। बस, अब मैं इससे आगे तुम्हें नहीं ले जा सकता। अब तुम सुनहरी घोड़े पर बैठकर जा सकते हो। लेकिन अभी सरयू कुछ कहता कि तभी एक विचित्र परिवर्तन हुआ। सबके देखते देखते विचित्र राक्षस एक सुंदर गंधर्व युवक में परिवर्तित हो गया। यह क्या, तुमने अपना रूप क्यों परिवर्तित कर लिया? मैंने अपना रूप परिवर्तित नहीं किया, बल्कि यह मेरा वास्तविक रूप है। मुझसे नाराज होकर एक सन्यासी ने यह शाप दिया था। तुम्हारी सहायता करने से आज वह शाप नष्ट हो गया है। मैं सचमुच गंधर्व हूँ। अब मैं अपने लोक में जा रहा हूँ। और यह कहता हुआ वह आकाश में उड़ गया। कुछ देर उससे आकाश में जाते देखने के बाद सरयू और राजकुमारी भी घोड़े पर सवार होकर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद सरयू स्वर्ण नगरी में पहुंच गया। सरयू को देखते सेठ जी के चेहरे पर खुशी बिखर गई।
पिताजी, मैं आपके लिए उस सुनहरी चिड़िया को ले आया हूँ। सरयू मेरे बेटे, तुम सुनहरी चिड़िया को ले आए। आहा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दूसरे क्षण सेठ जी ने चौंक कर देखा। सरयू, यह सुंदर लड़की कौन है? पिताजी, यह नील देश की राजकुमारी सोनम है। यह आपकी पुत्र वधू बनने के लिए मेरे साथ आई है। आहा, राजकुमारी मेरे घर की बहू बनेगी, कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करा देंगे। जय और किशन काफी दिनों पहले ही घर लौट आए थे। जब उन्हें सरयू के लौट आने का पता चला तो वह दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। सरयू भाई, तुम आ गए, तुम सुनहरी चिड़िया भी ले आए। पिताजी, सरयू एक सुनहरी घोड़ा भी लाया है, हम बाहर उसे देखकर आए हैं। आहा, अब हमारे पास सुनहरी आम और चिड़िया के अलावा एक सुनहरी घोड़ा भी रहेगा। सरयू, हम तुमसे बहुत खुश हैं और सारी संपत्ति तुम्हें देते हैं। और फिर अगले दिन सरयू और राजकुमारी सोनम का विवाह खूब धूमधाम से कर दिया गया। लेकिन एक कोने में खड़े हुए जय और किशन पछता रहे थे। भैया, अगर हम सरयू को धोखा देने की कोशिश नहीं करते तो सरयू के साथ हमें भी बहुत लाभ होता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भैया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।